नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस विद समीर सर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर का हम अपना ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं और आप जानते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ही हम ला पाते हैं करंट अफेयर का। अभी से लेकर के पीसीएस हो, आरओ हो या यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे जो करंट आते हैं, कोई भी और भी एग्ज़ाम हो सकता है बीच में जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से आयोजित की जाए, पीसीएस से लेकर के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मस्ट है। एक चीज़ जान लीजिए, हम इस वीडियो में सिर्फ उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता हो। इतने दिन का एक्सपीरियंस है तो हम जानते हैं कि बुक के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बुक में भी देखते हैं, तो बुक को फॉलो करेंगे ही, लेकिन हम अपने इस प्रयास से केवल इतना करेंगे कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, जिसके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, सिर्फ उसको हम हाईलाइट कर देंगे, आपको बताएंगे, ताकि आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। जैसे अभी तक पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कशन किया था उस पर तो आपने चीज़ें देख ली होंगी। कौन सी बुक से हम पढ़ा रहे हैं? ये घटना चक्र का मंथली बुक है। बाकी ईयरली बुक आएगा या और सारी बुकें आती हैं तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हमें लगता है कि इसके अलावा भी किसी और बुक से कोई टॉपिक आ सकता है, तो उन सब चीज़ों को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल घटना चक्र का ये बुक है और हम पुरस्कार के टॉपिक पे आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पहले हम करा चुके हैं, तो पहले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो मस्ट हैं, जिसको आपको जानना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है या दिया जाता है। तो कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी बने। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी बना नहीं है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय, इतनी चीज़ें आपने देखा। थोड़ा इसको रंगीन कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ने में अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से बन सकता है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा, अगर 10 बार सवाल बनते हैं तो 9 बार ये पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। आप सब जानते होंगे, सबसे इसके पहले अभी लेटेस्ट इसका नाम बदल दिया गया है। इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, तो बार बार क्वेश्चन बना हुआ है इस पर। तो देखिए, अचंत शरद कमल, आप जब राष्ट्रमंडल खेल देखे होंगे, अगर आप इन्वॉल्व हुए हैं खेलों की दुनिया में तो इनका नाम सुने होंगे। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कारनामा किया था जो है राष्ट्रमंडल खेलों में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ये सबसे मस्ट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसको दिया गया? अचंत शरद कमल, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। इनका जो खेल का क्षेत्र है वो टेबल टेनिस है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा कुछ अर्जुन पुरस्कार को देता है, तो इसमें सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार कितने सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे सीमा पूनिया, ये एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। सुशीला देवी जूडो से संबंधित हैं। इस तरह से कुछ नाम हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबके बारे में नहीं पूछेगा। और जो बहुत खास व्यक्ति हैं जैसे सुशीला देवी, इसके अलावा निखत जरीन काफ़ी चर्चा में रहती हैं। लक्ष्य सेन काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सीमा पूनिया, इन सबका खेल का क्षेत्र पूछ सकता है। जैसे सीमा पूनिया एथलेटिक्स हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं, निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। आपने इनका देखा होगा बॉक्सिंग में कारनामा, राष्ट्रमंडल खेल में या किसी भी प्रतियोगिता में जहाँ ये आती हूँ, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी जूडो, मुझे तो अब तक याद है कि इन्होंने किस तरह से विपक्षी टीम को पटका था। तो ये सारी खिलाड़ी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अर्जुन पुरस्कार से। तो ये यहाँ तक देख लिया। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार नियम श्रेणी वगैरह के लिए दिया जाता है, तमाम श्रेणियों में दिया जाता है, तो इनके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से ये जो मैंने आपको बताया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मैंने बात की और बाद में अर्जुन पुरस्कार की। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको आप नहीं भूलेंगे। फिर से जान लीजिए, अचंत सरल कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, ये पुरस्कार इनको मिला है। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है और 10 में से 9 बार यहीं पर बनेगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जब आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हम केवल उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा सवाल बन सकता है। देखिए, अगला जो सवाल बन सकता है वो है 32 नंबर का, यानी कि 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार 2022 से। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। हर एक साल में जैसा जैसा अलग अलग सालों में किसको किसको कैसे कैसे मिला, तो अक्सर बिहारी पुरस्कार को लेकर के सवाल बनते आए हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ चीज़ जान दीजिए कि कैवे नंबर का था 32वां 32, और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस बार का जो 2022 का बिहारी पुरस्कार है वो 9 नवंबर 2022 को दिया गया डॉक्टर माधव हारा को।
देखिए इनका फिगर बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख लेंगे। डॉक्टर माधव हाड़ा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया। फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर माधव हाड़ा। यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति है पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला पहर सखीरी। फिर से सुनिए, पचरंग चोला पहर सखीरी, इनका जो है ये आलोचना कृति है, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। तो इस बार का यानी कि 2022 का बिहारी पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसके लिए मिला? इनकी जो रचना है, आलोचना कृति है, आलोचना रचना है, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए मिला। वहीं अगर हम 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 की बात करें तो आप सब जानते होंगे मधु कांकरिया को दिया गया था और इनकी कृति थी हम यहाँ थे। तो ये पुराना वाला हो गया, लेकिन ये माधव हाड़ा को पूछा जा सकता है, इनकी बुक को भी पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। तो माधव हाड़ा हुए या उनकी बुक हुई, इस चीज़ को दिया जा सकता, पूछा जा सकता है। माधव हाड़ा और पचरंग चोला पहर सकेरी को आप याद कर लेंगे। देखिए आप समझ गए होंगे कि अगला टॉपिक हम क्या बताने वाले हैं। देखिए बार बार सवाल बनता है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे सखारो पुरस्कार के बारे में बार बार पूछा जाता है, सखारो पुरस्कार के बारे में बार बार पूछा जाता है। और याद रखिएगा ये सवाल मस्ट है एग्जाम में आने के लिए, तो मुझे लगता है इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए टाइम वेस्ट किए बिना, यूरोपीय संसद द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए? विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है ये, मतलब सखारो पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूरोपीय संसद द्वारा। पहली चीज़ तो जान लीजिए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूरोपीय संसद द्वारा। यूरोपीय संसद द्वारा किसके लिए प्रदान किया जाता है? विचारों की स्वतंत्रता के लिए। किसको दिया गया? यूक्रेन के बहादुर लोगों को। आप जानते हैं यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, तो वहाँ के जो लोग थे, बहादुर लोग थे, जो अपने आप को किसी तरह से बचा पाए, या फिर कुल मिलाकर के यूक्रेन के जो बहादुर लोग हैं उनको दिया गया। यूरोपीय संसद देती है, तो जाहिर सी बात है इस समय ये काफ़ी हाईलाइट मुद्दा है। तो ये सवाल आ सकता है कि सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है और यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बुकर पुरस्कार से। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो कम से कम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी फेवरेट है। बुकर पुरस्कार हो या बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार हो, मतलब बुकर पुरस्कार हो, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, ये दो तरह का पुरस्कार है जिसको यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो कंपलसरी है पूछता है। कभी इनके बारे में पूछ लेगा कि किसको मिला, कभी पूछेगा ये कहाँ के हैं जिसको मिला, कभी पूछेगा इनके बुक का नाम क्या है। कुल मिलाकर के ये 3 क्वेश्चन इसमें फेवरेट हो जाते हैं। तो भाई बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये मिला है सोहान कवड़ा तिलक को। देखिए कवड़ा तिलक इस तरह का नाम जो होता है ना वो श्रीलंका का होता है। आप देखते होंगे, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे इस तरह से कवड़ा रत्ने, कवड़ा तिलक, इस तरह का नाम जो है क्रिकेटरों में बहुत सारा मिलता है। तो इनके नाम से आप जान गए होंगे कि सोहान कवड़ा तिलक जो है ये कहाँ से हैं। हालांकि इनका जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार के लिए है। हम क्रिकेटरों का एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि जान जाएं आप लोग किस तरह का नाम जो है किस देश में मिलता है। तो ये श्रीलंका के लेखक हैं। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? सोहान कवड़ा तिलक को। ठीक है, और किस देश के हैं? श्रीलंका के लेखक हैं। आपको फिर से बता रहा हूँ, बुकर पुरस्कार 2022 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया, सोहान कवड़ा तिलक को दिया गया। किसको दिया गया? सोहान कवड़ा तिलक को दिया गया। किस देश के लेखक हैं? श्रीलंका के लेखक हैं। और इनका जो उपन्यास है ना उसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। फिर से सुनिए, द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा के लिए सोहान कवड़ा तिलक को जो श्रीलंका से संबंधित हैं बुकर प्राइज दिया गया 2022 का। आपको बता दें फिर से कि 10 में से 9 बार नहीं, 10 में से 10 बार इसको यूपीपीएससी पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा बुकर प्राइज से। और इसके अलावा जितने भी आप उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहे हैं वहाँ एक क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है बुकर प्राइज से। करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग अगर 150 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 30-35 क्वेश्चन आप एकदम से तैयार करके कर सकते हैं। चाहे आप नए स्टूडेंट हो, चाहे पुराने स्टूडेंट हो, चाहे आपको जीएस जीओ आता हो, लेकिन आप ये 35 क्वेश्चन के अराउंड आपका कवर हो जाएगा। और बहुत ही ईजी सवाल पूछता है, ऐसा नहीं है कि बहुत घुमा घुमा के पूछेगा, ऐसा चीज़ पूछेगा जिसके बारे में आप सुने ना हो। मैक्सिमम 90% 95% सवाल वो होते हैं जो एकदम से ईजी होते हैं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कठिन क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा भागते हैं। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो उन क्वेश्चन को तो एकदम से पढ़ लीजिए जो एकदम से सवाल में बनेंगे। जैसे बुकर प्राइज है भाई, आप जानते हैं 10 में से 10 बार पढ़ेगा तो सोहान कवड़ा तिलक का नाम तो पहले याद कर लीजिए, कहाँ के हैं ये याद कर लीजिए, और इनके बुक का नाम क्या है ये याद कर लीजिए। तो द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा सोहान कवड़ा तिलक की बुक है और श्रीलंका के लेखक है और इसको क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है, अब अगर बात करें पिछले वर्ष तो देखिए पिछले वर्ष जो है डेमन गलगुट को, जो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार थे, मतलब 2021 में इनके उपन्यास द प्रॉमिस को बुकर पुरस्कार दिया गया था 2021 का। तो 2021 वाला भी आप जान गए और 2022 वाला भी आप जान गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला है ये है, इस तरह का सवाल अभी हाल ही में एग्जाम में बना है। आप ईपीएफओ का एग्जाम दिए होंगे तो हैदराबाद को लेकर सवाल बना था और मस्ट है बनना, तो जाहिर सी बात है। क्वेश्चन है AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी की बात होगी। देखिए जहाँ हरा चीज़ आ जाए, ग्रीन सिटी आ जाए, ग्रीन चीज़ें आ जाए, वो पीसीएस का फेवरेट हो जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सब जानते होंगे एक चीज़ कि जो है एनवायरनमेंट को लेकर के यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो कॉम्पिटिटिव है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो दिया गया वो हैदराबाद को दिया गया है। किसको दिया गया? हैदराबाद को। इस पुरस्कार का ग्रैंड विजेता जो है भारतीय शहर हैदराबाद, और कहाँ है? तेलंगाना में है। अक्टूबर 2022 में दिया गया। हैदराबाद को यह पुरस्कार उसकी ग्रीन गार्डन टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना हेतु दिया गया। एक पहल है ग्रीन गार्डन टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और इसको आप एकदम से तैयार कर लेंगे। अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के जान लीजिए, कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र रामानुजन विश्वविद्यालय यानी कि डिम्स यूनिवर्सिटी है द्वारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो बर्कले यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर यूकिंग टांग को दिया गया। बस इतना इनका नाम याद रखना है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूकिंग टांग को दिया गया है। किसको दिया गया है? यूकिंग टांग। इनका चेहरा भी आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा काला दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको किताब में भी इसी तरह से छपा हुआ है, तो एकदम से इनको आप इंटरनेट पे बढ़िया सर्च करके इनका चेहरा देख सकते हैं। इनका नाम है यूकिंग टांग और इनको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो फिर से जान लीजिए, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यूकिंग टांग। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है इंपॉर्टेंट, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022। देखिए, शरणार्थियों मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा जर्मनी की पूर्व चांसलर, आपको नाम याद हो गया होगा, एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, एंजेला मार्केल जो है ना, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे यूपी में कोई भी एग्जाम हो उसकी उनकी फेवरेट हो जाती है। ठीक है, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और उनको नेल्सन जो है शरणार्थी पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूएनएचसीआर द्वारा। ठीक है, उनकी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है यूएनएचसीआर द्वारा नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक सवाल और बनता हुआ मुझे दिख रहा है, हालांकि संभावना कम है लेकिन बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है 2022 जो दिया गया है वो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। हो सकता है ये सवाल कभी बन जाए आने वाले एग्जाम में। ठीक है, देखिए स्क्रीन के जो साइड में आप देख रहे होंगे जहाँ हम टिक लगा रहे हैं, एक चेहरा दिख रहा होगा आपको। इनका नाम है आशा पारेख, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। बहुत पुराने फिल्मों में आपने इनके बारे में बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी और ये इंपॉर्टेंट हो गई हैं हमारे एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट कैसे हो गई हैं भाई? इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है 30 सितंबर 2022 को। तो भाई 30 सितंबर 2022 को दिया गया है, लेकिन 2020 के लिए आशा पारेख को 52वां यानी कि 52, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैवे नंबर का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। मुझे लग रहा है इस बार सवाल आ जाएगा, पीसीएस में सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? आशा पारेख को। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। कैसी अभिनेत्री हैं? बॉलीवुड की। तो ये इनको पुरस्कार कब दिया गया? 30 सितंबर 2022 को। हालांकि नहीं पूछेगा किसको दिया गया, तो आशा पारेख को। यह पुरस्कार पाने वाली वो 7वीं महिला है। हो सकता है बताएं, अगर ट्विस्ट करना चाहेगा क्वेश्चन तो ये भी पूछ लेगा कैवी महिला है। ये पुरस्कार पाने वाली कैवी महिला है? 7वीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम 2019 की बात करें, 2019 का पुरस्कार 51वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। रजनीकांत से तो आप लोग परिचित होंगे। इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और 1 साल दी जाती है। तो कुल मिलाकर के आशा पारेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं? क्योंकि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए मिला है और ये 52वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। आप कमेंट में बताइएगा कि पहले नंबर के कौन थे, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही हम ऑस्कर की बात करते हैं, 95वें ऑस्कर की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल बनता दिख रहा है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आरओ में आए, चाहे पीसीएस में आए, या हो सकता है अध्ययन चयन आयोग के किसी एग्जाम में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित जो फिल्म है उसके बारे में। कौन सी फिल्म चयनित की गई? छेल्लो शो। इसका अंग्रेजी नाम है द लास्ट फिल्म शो। आप लोग कहीं मिले तो जरूर देख लीजिएगा, डाउनलोड करके इंटरनेट से खोज के देख लीजिए। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे अच्छा लगा। हालांकि जो लोग बहुत धूम धड़ाका वाला पिक्चर देखते होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस मूवी की 2 चीज़ें हमें अच्छी लगी। एक तो इसकी कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी है, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक बच्चा जो अपने सपने के पीछे जिस तरह से भागता है वो चीज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं, और ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है। देखिएगा, अच्छा लगेगा तो हमें बताइएगा, ना अच्छा लगेगा डिलीट कर दीजिएगा। 2 घंटे की मूवी है। तो 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म है वो छेल्लो शो है। एक चीज़ और जान लीजिए, गुजराती फिल्म है। कैसी फिल्म है? गुजराती फिल्म है। तो ये छेल्लो शो जो है गुजराती फिल्म है और इसका अंग्रेजी नाम है द लास्ट फिल्म शो है, और इसके निर्देशक जो है पी नलिन है। कौन है? पी नलिन है। 3 सवाल बन सकता है 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म को लेकर के। पहला है किस भाषा की फिल्म है? गुजराती। छेल्लो शो नाम है और लास्ट फिल्म शो इसका अंग्रेजी नाम है, और इस फिल्म के निर्देशक जो हैं ये पी नलिन। हालांकि हमने हिंदी में ही देखी है, तो ये गुजराती फिल्म है। ठीक है, हिंदी में बना हुआ है लेकिन गुजराती फिल्म है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के होंगे। देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो पुरस्कार से हटके है,
क्योंकि जो है मंथली बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक का इस बुक में जितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार था उसको हम डिस्कस किया। आगे जो जैसे जैसे बुकें आती रहेंगी मंथली उसको हम कराएंगे। तो रही बात, अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है डिजिटल मुद्रा को लेकर के। आप सब जानते हैं कि डिजिटल मुद्रा आरबीआई द्वारा बनाया जा रहा था। आप सब चर्चित विषय है, तो तैयारी करते हैं तो इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, आप सब जानते होंगे। डिजिटल मुद्रा थोक, जिसे आप ई रुपया डब्लू का कह सकते हैं, इसका प्रायोगिक परिचालन किया। कब किया? 1 नवंबर 2022 को। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत जो हुई है कब हुई? 1 नवंबर 2022 को। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन का निपटान डिजिटल रुपया का उपयोग करके किया जाएगा। आरबीआई द्वारा इस प्रायोगिक परिचालन में भागीदारी के लिए 9 बैंकों का चयन किया गया है। कितने बैंकों का? 9 बैंकों का। हालांकि अभी के लिए जो स्टेटस है यही है। आगे अगर बढ़ जाए, 9 बैंकों से ऊपर हो जाए तो आप अपडेट होते रहिएगा। हालांकि होगा तो हम अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी जो है आरबीआई ने इसके लिए कितने बैंकों का चयन किया? 9। देख लीजिए कौन कौन। एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी, ये जो बैंक है, ये 9 बैंक को चयन किया गया। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होता है? 1 नवंबर 2022। और कितने बैंक? 9 बैंक। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ, इसको शॉर्ट में कहें तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में केवड़िया में कहाँ? एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, सब लोग जानते होंगे, में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया। कौन सा मिशन? मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। इस मिशन की अवधि जो होगी वो 5 वर्ष होगी, 2022 से 27 में भी ये सवाल बन जाए कि जो मिशन लाइफ है किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से। और इस समय जो है जब इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से जो है यह मिशन लॉन्च किया, तो वहाँ पे कौन उपस्थित थे? एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव हैं। इसके अलावा इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष। और कब से कब तक? 2022 से 27 तक। तो ये सवाल बन सकता है, अलग अलग रूप में, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप समझ गए होंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही छांट कर हम लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो सकता है, देखिए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट का कई बार डिसीजन सुन चुके होंगे पराली को लेकर के। जाहिर सी बात है, जब भी पराली दिल्ली के आसपास जलती है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लिए खतरा हो जाता है वायु प्रदूषण का लेकर के। तो ये जो है टॉपिक हमारा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराली प्रबंधन परियोजना, जिसे आप वायु अमृत के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए वायु अमृत क्या है या पराली प्रबंधन परियोजना का नाम क्या है। तो देख लीजिए, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII कहते हैं आप, इसके द्वारा संगरूर कहाँ पे है? पंजाब में यह परियोजना लॉन्च की गई। तो वायु अमृत परियोजना या फिर पराली प्रबंधन परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? संगरूर, पंजाब में। कब? 19 अक्टूबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लॉन्च की गई, किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। CII ने इस परियोजना को शुरू करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल जो बन सकता है उसके नीचे ही देख लीजिए, भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम को लेकर के। तो देखिए, गांधीनगर गुजरात में डेक्सपो 2022 के अवसर पर आयोजित भारत अफ्रीका रक्षा संवाद यानी कि IADD के दूसरे संस्करण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम गांधीनगर घोषणा पत्र के नए प्रस्तावों के दृष्टिगत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी जो है IADD के ज्ञान भागीदार मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जो है बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए, मिशन निरामया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर से इस मिशन का शुरुआत किया है। मिशन का नाम है निरामया। कहाँ से शुरू हुआ है? PGI SGPGI लखनऊ से। लखनऊ के कहाँ से? कन्वेंशन सेंटर SGPGI से, मतलब PGI जान लीजिए। तो SGPGI लखनऊ से शुरू किया गया निरामया। किसने शुरू किया गया है? शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? आगे देख लेते हैं। देखिए, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है, निरामया। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायो एथेनॉल परियोजना क्रिभको हजीरा। तो केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में क्रिभक भारतीय कोऑपरेशन लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो पूछ सकता है कहाँ से? परियोजना के अंतर्गत 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सूरत की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इस संयंत्र में से 825 करोड़ लीटर जैव ईंधन का उत्पादन होगा। इथेनॉल उत्पादन में उपयोग जो है मक्के का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग होगा? मक्का का। तो ये सवाल बन सकता है कि बायो इथेनॉल परियोजना को लेकर के, सूरत गुजरात को लेकर के।
देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर के है। तो जब इसका गठन किया गया था तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो ये अभी हाल ही में इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है 10 सितंबर 2022 को। इस योजना अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक 14.3% की वृद्धि हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.3% की। वर्ष 2021-22 के दौरान मछली उत्पादन जो है 161.787 टन के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तब इस पे काफ़ी सवाल बना था। तो फिलहाल जो है लेक्चर लंबा हो जाएगा और यहीं पे छोड़ रहे हैं। आगे हम फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे। इसमें काफ़ी कुछ कराया है जहाँ से सवाल बनेंगे और धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग मिला तो ज़रूर चीज़ों को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी से मिलेंगे अगले लेक्चर में, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आए। तब तक के लिए नमस्कार।